नमस्कार, एचएनएन 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की लगातार बैठक जारी है, जिसको लेकर बीजेपी नेता लगातार कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा पर लगातार तंज कस रहे हैं। इसको लेकर प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि शैलजा उत्तराखंड के मुद्दों को संसद में उठा रही है, जो बात बीजेपी को हजम नहीं हो रही है। उनका कहना है कि उत्तराखंड से बीजेपी के 5 सांसद चुने गए हैं, लेकिन उन्हें उत्तराखंड से कोई सरोकार नहीं है और कांग्रेस नेता अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो इन्हें समस्या होने लगती है। शैलजा जी लोकसभा सत्र के दौरान भी उत्तराखंड की चिंता कर रही हैं और ये बात भाजपा से हजम नहीं हो रही है। जब लोकसभा का सत्र चल रहा था तो उन्होंने उत्तराखंड में आई हुई आपदा का भी संज्ञान लिया और इसीलिए उन्होंने प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं को बुलाया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए और प्रदेश के हालातों को लेकर के अपनी चिंता भी व्यक्त की और कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका हो सकती है उस पर गहन चिंतन मंथन हुआ और अगर वो पार्टी की मजबूती के लिए लोकसभा सत्र के दौरान भी चिंतित है तो इससे भाजपा के पेट में मरोड़ क्यों उठ रही है? क्योंकि भाजपा तो प्रदेश की सत्ता में होने के बावजूद भी यहाँ के मुद्दों की अनदेखी कर रही है। 5 सांसद प्रदेश की जनता ने चुन के दिए हैं अभी और लगातार जो है 11 सालों से इनके सांसद हैं, लेकिन लोकसभा में आप कोई ऐसा सत्र बता दीजिए जिसमें इन सांसदों ने राज्य के हित उठाए हों, राज्य के मुद्दों पर चर्चा की हो और इस समय भी आपदा के हालात में ये मौन साधे रहे लोकसभा में। हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जिस तरह से अब आरोपों की राजनीति भी लगातार जारी है, एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि 5 सांसद चुन करके जाते हैं संसद में और उसके बावजूद भी वो मुद्दे नहीं उठाते, और कुमारी शैलजा प्रदेश प्रभारी हैं कांग्रेस की, वो मुद्दे उठा रही हैं उत्तराखंड के। जी बिल्कुल विशाल, जिस प्रकार से कांग्रेस की लगातार कोर कमेटियों की बैठक जो दिल्ली में है वो जारी है और ऐसे में तमाम चाहे प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हो, कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो, कांग्रेस शीर्ष नेताओं की बैठक हो, तमाम बैठकें जो है दिल्ली में जारी है और जिसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी तंज कसा है। कुमारी शैलजा पर तंज कसते हुए महेंद्र भट्ट ने कहा था कि वो दिल्ली से ही उत्तराखंड की जो है चिंता करती हैं और उत्तराखंड आने से उनको परहेज है और ऐसे में जो है कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता का लगातार बयान आ रहा है। कांग्रेस प्रवक्ताओं का कहना है कि जहां भाजपा के 5 सांसद चुनकर गए हैं वो उत्तराखंड की बात नहीं उठाते हैं। केदारनाथ आपदा हो, भूस्खलन हो, जोशीमठ आपदा हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको जो है भाजपा के सांसद नहीं उठाते हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ के सांसद हो या कुमारी शैलजा जो प्रदेश प्रभारी कांग्रेस की है वो इन मुद्दों को उठाती है। तो इससे कहीं ना कहीं जो है भाजपा को दिक्कत होती है और उसको लेकर ही भाजपा लगातार आरोप जो है कांग्रेस पर लगाती है। कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस समय आमने सामने जो है, चाहे संसद के मुद्दों को लेकर हो चाहे स्थानीय मुद्दों को लेकर हो, दोनों ही आमने सामने हैं। हिमांशु, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि विधानसभा का मानसून सत्र भी होना है, तो ऐसे में क्या कुछ तैयारियां भी हैं विधायकों की या फिर कांग्रेस पार्टी की, जो कि मुख्य विपक्षी दल है? जी बिल्कुल, कांग्रेस विधायक दल की बैठक जो है दिल्ली में आयोजित हुई है और उसमें विधानसभा में जो है जनता के मुद्दों को बखूबी उठाने के जो है निर्देश कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने दिए हैं। चाहे प्रदेश में आपदा की बात हो, भूस्खलन की बात हो, यूके SSS भर्ती घोटाले हो, अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, पेपर लीक प्रकरण हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, पलायन हो, विद्युत पेयजल आपूर्ति हो, तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं उनको उठाने की जो है निर्देश कहीं ना कहीं दिए गए हैं। और इसी के साथ ही जो नेता सदन से बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे, चाहे महिला कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में जो दल विरोध प्रदर्शन करेगा, इसी के साथ ही यूथ कांग्रेस को जो है निर्देश दिए गए हैं कि आप सड़क पर जो है मांग उठाएंगे। इसी के साथ ही सदन में जो है विधायकों को निर्देश दिए गए हैं। तो इस देखा जा सकता है कि कांग्रेस इस बार जो है सरकार को सड़क से लेकर सदन तक बिल्कुल घेरने की तैयारी में इस समय मौजूद है। 400 से अधिक जो है प्रश्न यहाँ पर लगाए गए हैं और सत्र को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार हमलावर है। इसी के साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार की जो शुरुआत है उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष अब लगातार सरकार पर तंज कसता है और सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। हिमांशु, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है जिस तरह से दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है, एक तरफ तो ये भी देखा गया कि जब लोकसभा के इलेक्शन हुए उत्तराखंड में तो 5 सीटें बीजेपी के पाले में चली गई, तो वहीं जब विधानसभा के उपचुनाव हुए तो दोनों सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कर दी। अब
केदारनाथ में भी उपचुनाव होने हैं, नगर निकाय चुनाव भी होने हैं, तो क्या इसको लेकर के भी बैठकों का दौर जारी है ये कि कैसे किसको कौन सी अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है ताकि आने वाले समय में कांग्रेस मजबूती स्थिति में आ सके उत्तराखंड में? जी बिल्कुल विशाल, बात करें इस समय निगर निकाय पे तो नहीं, पर कांग्रेस का जो केदारनाथ बाई इलेक्शन है उसको जीतने पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का विशेष फोकस इस समय बनता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के तमाम विधायक गणों को निर्देश दिए गए हैं कि केदारनाथ में जो कांग्रेस की धरातल है उसको तैयार करें। कांग्रेस से पैनलिस्ट जो है वो मंगाए गए हैं। इसी के साथ ही कौन कौन प्रत्याशी इस समय दावेदारी कर रहे हैं उनके नामांकन की लिस्ट जो है वो मंगाई गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा लगातार, चाहे पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह हो, वर्तमान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हो, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी हो, तमाम ऐसे नेताओं से जो है वो लगातार संपर्क साध रहे हैं। और दिल्ली और इस समय उत्तराखंड का बेहतर कॉम्बिनेशन इस समय कांग्रेस कमेटी में देखने को मिल रहा है। जहां एक और दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है, वहीं कांग्रेस उत्तराखंड कांग्रेस में भी लगातार जो है बैठकें का दौर जारी है, चाहे फ़ोन के माध्यम से हो चाहे ऑनलाइन माध्यम से हो। तमाम जो है नेताओं से संपर्क साधा जा रहा है, क्योंकि इस बार 20 सितंबर से पहले राहुल गांधी का भी जो है उत्तराखंड दौरा पड़ सकता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस अब लगातार तैयारी में जुटी हुई है। नगर निकाय चुनाव के लिए विधायकों को भी प्रभारी नियुक्त किया जाएगा, जिला अध्यक्षों को जिम्मेदारी दी जानी है। प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने भी अलग अलग विभागों में जो है जिम्मेदारी तय की है। और कहीं ना कहीं अब लगातार पैनलिस्ट जो है वो काम है। और कांग्रेस इस बार जब दो विधानसभा बाई इलेक्शन में कांग्रेस को जीत मिली, उसके बाद कांग्रेस कहीं ना कहीं अब जो है जोश में नजर आ रही है। और धरातल पर कांग्रेस संगठन को किस प्रकार मजबूती की जाए उसको लेकर केंद्र और राज्य में आपसी समन्वय बनाकर लगातार कांग्रेस काम कर रही है। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की है। बैठक में परिवहन विभाग के कई उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। सीएम ने परिवहन निगम और परिवहन विभाग को दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि आरटीओ ऑफिस में भी पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर सुविधाएं दी जाए। साथ ही सारथी ऐप और पोर्टल की तरह कैशलेस सर्विसेज शुरू की जाए और अभियान चलाकर स्कूली वाहनों का फिटनेस टेस्ट भी कराया जाए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज आगरा और प्रयागराज दौरे पर रहेंगे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। आगरा में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे डिप्टी सीएम। विभाजन विभाजिका पर आयोजित गोष्ठी में भी होंगे शामिल। आगरा से प्रयागराज के लिए रवाना होंगे डिप्टी सीएम। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विभाजन विभाजिका पर आयोजित गोष्ठी में शामिल होंगे डिप्टी सीएम और आगरा से प्रयागराज के लिए भी रवाना होंगे। आज आगरा दौरे पर रहेंगे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, साथ ही दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आएंगे। तो केशव प्रसाद मौर्य आज आगरा के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान तमाम तैयारियां चाक चौबंद कर ली गई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आगरा के दौरे पर रहने वाले हैं आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। और प्रदीप आनंद श्रीवास्तव यूपी हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है, किस समय पहुंच रहे हैं और क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं डिप्टी सीएम के? देखिए विशाल, डिप्टी सीएम केशव मौर्य आगरा मंडल के दौरे पे हैं और वहां पर वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। और दिन में 12 बजे उनके वहां पे पहुंचने का प्रोटोकॉल है, लेकिन अगर मौसम सही रहा, क्योंकि बारिश हो रही है, मौसम सही रहा तो वो समय पहुंचेंगे, अन्यथा थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है। बात करें उनके पहुंचने के कारण की, तो उसके पीछे हेतु ये है कि जो विधानसभा उपचुनाव है उसके लिए वो कार्यकर्ताओं की कमर कसेंगे और जो कार्यकर्ता हैं उनको बल देने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरा उनका एक कार्यक्रम है। प्रशासन ने उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद करके रखी हुई है। जब भी पहुंचेंगे केशव मौर्य, निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता हैं कार्यकर्ताओं में एक जोश भरेंगे और
कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और इसके अलावा जो हार है उसकी समीक्षा का भी वो पता लगाएंगे। बिल्कुल प्रदीप जी, आप बने रहिए हमारे साथ। और लखनऊ से बड़ी खबर, विशेष आयोजनों के दिन नहीं कटेगी बिजली। यूपीपीसीएल के चेयरमैन ने सभी डिस्कॉम को दिए निर्देश। पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल और केस्को को निर्देश दिए गए हैं। 15 अगस्त को निर्बाध विद्युत आपूर्ति के निर्देश। रक्षाबंधन पर भी निर्बाध विद्युत आपूर्ति के निर्देश। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 15 अगस्त को लिए भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। रक्षाबंधन पर भी निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, जिस तरह से अब ये भी कहा जा रहा है कि आयोजनों के दिन लाइटें नहीं जाएंगी, अब बिजली की व्यवस्था रहेगी, क्या कुछ ज़्यादा जानकारी मिल पा रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में पहले भी इस तरह से होता है विशाल, जब कोई भी हमारा त्यौहार आता है, उस त्यौहार को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट निर्देश होता है कि त्योहारों में तो बिल्कुल कटौती ना हो, क्योंकि त्योहारों का जो मतलब होता है, भारत में उत्सव होता है, सेलिब्रेशन होता है, और ऐसी स्थिति में अगर बिजली कट जाती है तो आधी से भी अधिक आबादी अंधेरे में जीने को मजबूर हो जाती है, क्योंकि फिर केरोसिन और ये सब सारी जो सुविधाएं थी सरकार ने पहले बंद कर रखी है। तो इसलिए विद्युत जो है प्रमुख व्यवस्था है, और इस तरह के जो उत्सव पर्व होते हैं उनमें अगर इनकी कटौती होती है तो निश्चित रूप से लोगों को व्यक्तिगत बहुत दुख होता है। तो लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी ने निर्देश दिया है, और यूपीपीसीएल के जो अधिकारी हैं उसको पालन भी करने में लग गए हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय पर्व है, 24 घंटे निर्बाध बिजली देने का आदेश जारी हुआ है। कितना कुछ इसका असर हो पाता है ये कल के बाद पता चल जाएगा। बिल्कुल प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द नगर मौलाना पर नाबालिग का धर्म परिवर्तन करने का आरोप। धर्म परिवर्तन कर किया निकाह, दलित नाबालिग का बदला नाम जबरदस्ती और नाबालिग के साथ बनाए संबंध। परिजनों की शिकायत पर मौलाना गिरफ्तार। नाबालिग को भी मौलाना के कब्जे से किया गया बरामद। कई संदिग्ध जगहों पर मिली मौलाना की लोकेशन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मौलाना पर नाबालिग लड़की के साथ जबरदस्ती संबंध बनाने की बात सामने आई है। परिजनों ने इसकी शिकायत भी की है पुलिस को, और ऐसे में पुलिस भी अब एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। और संवाददाता अनुराग तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुराग, क्या कुछ पूरा मामला था और पुलिस अभी कहां तक कार्रवाई में आगे बढ़ी है? बिल्कुल विशाल, देखिए ये पूरा मामला जो है कुशीनगर के जटहा थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक हैवान मौलाना मोहम्मद ओवैस जो है 1 साल पहले आता है और वहां पर मस्जिद में शिक्षा देने का काम करता है। इस दौरान वो तमाम बच्चों को इकट्ठा करता है। इसमें जो है 17 साल की ये नाबालिग हिंदू लड़की है, दलित है, जो वहां पर पढ़ने के लिए गई, और उसके बाद मौलाना उसे अपने झांसे में लेता है, बहला फुसलाकर, और उसे वहां से भगा ले जाता है। भारत बांग्लादेश का बॉर्डर है और वहां पर दिनाजपुर में वो उसे लेकर के जाता है। 1 साल तक उसके साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देता है, और इसी के साथ जो है उसका धर्म परिवर्तन कराता है और उसका नाम बदल करके रानी खातून कर देता है। बीते 8 अगस्त को जब मां ने पुलिस को तहरीर दी जटहा थाने में और इस पूरे मामले की जानकारी दी कि एक मोहम्मद ओवैस नाम का मौलाना किस तरीके से उसे भगा कर ले गया है और इस पूरी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई, कुशीनगर पुलिस, और तत्काल तहरीर के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और मौलाना मोहम्मद ओवैस को गिरफ्त में ले लिया और उस नाबालिग बच्ची को भी जो है उसके पास से बरामद कर लिया है। फिलहाल मोहम्मद मौलाना ओवैस जो है पुलिस के कब्जे में है और इसके तमाम लोकेशंस मिले हैं हैदराबाद में और तमाम जगहों पे। इस आधार पे पुलिस लगातार जो है संदिग्ध मान रही है इस मौलाना को, और आगे की पूछताछ जो है इस हैवान मौलाना से लगातार पुलिस कर रही है विशाल। तो बच्ची के परिजन क्या कुछ मांग कर रहे हैं? निश्चित तौर पर वहां पर जो पीड़ित बच्ची है उसकी मां ने जिसने तहरीर दिया था वो कल खुद वहां पर पहुंची थी। पुलिस कप्तान से उन्होंने बातचीत की है। इस दौरान तमाम तरीके से पुलिस ने आगे की भी कार्रवाई का भरोसा जो है परिजनों को दिलाया है, और मां ने कहा है कि निश्चित तौर पर ये जिस तरीके की घटना है ये कोई इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में ये हैवान है मोहम्मद ओवैस जो है जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। क्योंकि जिस तरीके से वो आता है और शिक्षा के नाम पर इस क्षेत्र में भारत बांग्लादेश
बांग्लादेश बॉर्डर पर दिनाजपुर से आता है और शिक्षा के नाम पर वो उसे बुलाता है, वहां पर उसके साथ उसे जो है बहला फुसलाकर भगा ले जाता है। और इतनी घिनौनी जो जिस घटना को इसने अंजाम दिया है विशाल, जिस तरीके से कहीं ना कहीं इंसानियत शर्मसार हुई है। बिल्कुल अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अमरोहा से बड़ी खबर, आईएमए ने शहर में निकाला कैंडल मार्च। बंगाल में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला, डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकालकर की कार्यवाही की मांग। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बंगाल में जो डॉक्टर्स के साथ घिनौनी हरकत हुई है उसको लेकर अब डॉक्टरों ने कैंडल मार्च भी निकाला है और मांग भी की है कि कड़ी कार्रवाई की जाए। और आईएमए ने शहर भर में कैंडल मार्च ये निकाला है। बंगाल से ये मामला सामने आया था जब एक डॉक्टर्स की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद काफ़ी आक्रोश जो है वो डॉक्टर्स में देखा जा रहा था। और आईएमए ने अमरोहा शहर में कैंडल मार्च ये निकाला है, साथ ही पुलिस से भी कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आज हमने जो कैंडल मार्च निकाला है, ये जो हमारे वेस्ट बंगाल में हमारी एक महिला चिकित्सक के साथ में दुष्कर्म के बाद उसको हत्या कर दिया गया, उसके लिए पूरा आईएमए जो है एसोसिएशन हमारा आक्रोशित है। और हम चाहते हैं कि जितना भी जल्दी से जल्दी जो भी अपराधी हैं उनको पकड़ा जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और इस तरह के सभी केसेस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लिया जाए, जिससे कि जल्दी से जल्दी दोषियों को फांसी की सज़ा दी जा सके। हम लोग ये भी चाहते हैं कि जैसे कि वहाँ पे अगर सीसीटीवी कैमरास होते तो कल्प्रिट को पकड़ने में बड़ी आसानी होती है, लेकिन हम लोग ये 2-3 साल से लगातार डिमांड कर रहे हैं कि सभी जगह सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए, मेडिकल कॉलेज में और सीसीटीवीज लगाए जाए। जो प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं वो तो अधिकतर अपने हॉस्पिटल्स में सीसीटीवीज लगाए हुए हैं, लेकिन जो सरकारी कॉलेजेस हैं और सरकारी जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें इसका अभाव है। हम लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं इस चीज़ की, जिससे कि कोई भी एक घटना अगर किसी डॉक्टर्स के साथ होती है तो उसको न्याय मिल सके। हमारी सरकार से यही विनती है कि डॉक्टर्स के खिलाफ जो यदाकदा वायलेंस भी होते रहते हैं उनके लिए भी सरकार कोई उचित कानून बनाए। ऐसे जो दुर्घटना है उसको रोकने के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। सभी हॉस्पिटल्स में सीसीटीवी कैमरेज लगे हों, सब जगह जहाँ पे मरीज रहते हैं, जहाँ पे मरीज इलाज करते हैं और जहाँ पे डॉक्टर थोड़ी देर के लिए बैठते हैं रेस्ट करने के लिए, और सिक्योरिटी गार्ड की उचित व्यवस्था हो और ऐसा अपराध जो जिसने भी किया है उसे जल्द गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और डॉक्टर्स की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर डॉक्टर सिक्योर्ड रहेंगे, अच्छे से इलाज तभी कर पाएंगे जब वो खुद अपने आप को बचा पाएंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।